भाषा, भाषा का हमने वर्गीकरण किया। देखिए, सबसे पहले हमने भाषा की परिभाषाएं देखी, भाषा की परिभाषाओं के बाद हमने उसकी विशेषताएं देखी, फिर हमने उसका वर्गीकरण किया। वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांटा, दो मूल आधारों पर लिया। एक कौन सा, जो श्लेगल महोदय ने किया था। श्लेगल महोदय ने वर्गीकरण किया किसके आधार पर? आकृति मूलक वर्गीकरण। फिर विलेम हम्बोल्ट ने वर्गीकरण किया पारिवारिक मूलक सबसे पहले। फिर हम इससे आगे बढ़ते आए, विश्व में हमने कई तरह से वर्गीकरण किया और फिर हम आए बहुरूपीय परिवार की ओर। एक बार मैं संक्षेप में इसको शुरू से लेता हूं, देखिएगा। यहां पर हम पढ़ते हैं, देखिए भाषा, ये हमने ली भाषा। कितनी हजार भाषाएं बोली जाती है? 3000 भाषाएं, लगभग 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती है। कितने भाषा परिवारों में? 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। किसके द्वारा बांटा गया? सबसे पहले विलेम फॉन हम्बोल्ट के द्वारा। हम्बोल्ट याद रखिएगा, विलेम हम्बोल्ट के द्वारा बांटा गया। भोलानाथ तिवारी ने भी 13 भाषा परिवारों में बांटा। ठीक, यहां पर भाषा परिवार हो गए। अगर हम यहां पर देखें, इसको दूसरे ढंग से अगर हम यहां समझने की कोशिश करें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। 3000 भाषाओं को हम दो, एक तो कौन सा वर्गीकरण होता है हमारा? आकृति मूलक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? आकृति मूलक वर्गीकरण। एक तो ये आया। ठीक, एक कौन सा आता है? परिवार मूलक वर्गीकरण। ये चल रहा था परिवार मूलक वर्गीकरण, ये हो गया हमारे पास। इसको देखिए, आकृति मूलक वर्गीकरण को मुख्यतः दो भागों में बांटा। कौन कौन सा आता है? अयोगात्मक, और एक कौन सा आता है? योगात्मक। योगात्मक आता है, ठीक है। फिर इस योगात्मक में से अगर हम देखें तो तीन भेद इसके किए गए। कौन कौन से? अश्लिष्ट, फिर आता है कौन सा? श्लिष्ट, और एक आता है प्रश्लिष्ट। ठीक, और इसमें अगर हम बढ़े तो बहिर्मुखी वियोगात्मक हमारी भाषा आती है। तो ध्यान रखिए, विश्व के 3000 भाषा परिवारों में पहला वर्गीकरण आकृति मूलक किया गया। किसके द्वारा? श्लेगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा यह वर्गीकरण किया गया? श्लेगल के द्वारा। ठीक, यहां तक। अब देखिए, इधर अगर हम देखें परिवार मूलक वर्गीकरण की हम बात कर रहे थे, तो परिवार मूलक वर्गीकरण भाषाओं के परिवंशानुक्रम के आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, कुलात्मक वर्गीकरण जिसे हम कह सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकरण किया गया। जिसका श्रेय किसको जाता है? विलेम हम्बोल्ट को जाया जाता है। किसको जाता है? विलेम हम्बोल्ट को। हम्बोल्ट ये ल है, विलेम हम्बोल्ट को जाता है। पर इन्होंने कितने बांटा? 13 भागों में बांटा। 13 भागों में बांटा। 13 भागों को अगर हम देखें तो इनमें से एक परिवार आया हमारा, कौन सा? बहुरूपीय परिवार। बहुरूपीय परिवार, पिछली कक्षा में हमने इसको विस्तार से पढ़ा। अगर हम यूं कहें कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर किसी परिवार का है तो वो कौन से परिवार का है? बहुरूपीय परिवार। फिर नाम आता है दो, कौन कौन से इसके दो वर्ग किए गए? शतम और कौन से आते हैं? केंतुम। कौन से आते हैं? शतम और केंतुन। फिर इसका एक वर्ग आया, कौन सा? भारत और ईरानी। कौन सा आता है? भारत और ईरानी। यह वर्गीकरण किया था भारत ईरानी के 3 उपवर्गों में बांटा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन सा? भारत, ईरानी और दरद। ये यहां पर हमने देखा। अब देखिएगा, इसी से आगे हम बढ़ते हैं। इसी से हम भारत ईरानी पे आ गए। तो देखिए, अब आता है हिंदी भाषा का उद्भव। अब हिंदी भाषा का उद्भव हम समझते हैं। देखिएगा, हम अगर यो देखें तो 3000 भाषा परिवारों में हमारा संबंध कौन से परिवार से आया? बहुरूपीय परिवार। कौन से परिवार से आया? बहुरूपीय परिवार से। ये विश्व का सबसे बड़ा बहुरूपीय परिवार है। ये विश्व का सबसे बड़ा बहुरूपीय परिवार है। इसकी कितनी शाखाएं निकली? तो यहां पर हमने देखा बहुरूपीय परिवार की 2 शाखाएं भी हम पिछले देखते आ रहे थे। एक तो कौन से आगे? शतम। एक तो कौन से आएगा हमारे पास? शतम। और एक कौन से आए? केंतुम।
एक शतम और एक कौन से आते हैं, केंतुम, दोनों का मतलब अपने को याद है क्या, 100। ठीक, विस्तार से केवल मैं रिपीट कर रहा हूं। शतम, शतम की एक शाखा निकली कौन सी, भारत ईरानी। इस भारत ईरानी शाखा के 3 उपवर्ग किए गए। ये 3 उपवर्ग किसके द्वारा किए गए, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये शीर्षक पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक लिखी गई जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इन्होंने इसके 3 वर्ग किए। कितने वर्ग किए, 3 वर्ग किए भारत ईरानी के। एक तो कौन सा, भारत, एक दरद और एक ईरान। ईरानी हो जाएगा या भारत से भारतीय हो जाएगा। दरद का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहाड़ी है। दरद का शब्द ईरान का क्षेत्र आ जाएगा और भारतीय। अब हम यहां से निकल कर आए तो ध्यान रखिए, विश्व को हमने 2 भागों में बांटा, पारिवारिक मूलक हो गया, आकृति मूलक। पारिवारिक मूलक में से हम कौन सा परिवार निकाल कर लाए, बहुरूपीय परिवार, जो सबसे बड़ा, जो क्या है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक, यहां तक हो गया। एक बार इसे देखें। अब हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए भारतीय भाषाओं में। कहां तक आ गए हम, भारतीय भाषाओं का इतिहास। अब भारतीय भाषाओं में हम यहां पर आ जाएंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहां पर आता है भारतीय भाषाओं का इतिहास। अब भारतीय भाषाओं के इतिहास को अगर हम देखें तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो अपने को मिलती है वो कौन सी, संस्कृत है। अब भारतीय भाषाओं के इतिहास में भारत ईरानी आ गया। अब हम इसके 3 भारतीय भाषाओं का इतिहास कितने भागों में बांटते हैं, हम 3 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। देखिए पहला कौन सा आता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। फिर आता है कौन सा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। देखो हिंदी का विकास हम निकाल कर लाएंगे, हिंदी का उद्भव हम पहले देखेंगे। हिंदी का उद्भव चल रहा है, उसी को हम यहाँ नाम दे दिया भारतीय। हिंदी का उद्भव मतलब बहुरूपीय परिवार। फिर उससे अपना कौन सा, भारत ईरानी। भारत ईरानी में हम भारतीय आगे, भारतीय आते भारतीय भाषाओं का इतिहास। फिर आता है कौन सा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये यहां तक हो गया। ठीक है, अब इनका समय लेते हैं। देखिए इनका समय अगर आप देखते हैं तो क्या समय आता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक आ जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। यहां पर अगर हम लें 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, कहां तक आ जाएगा, 1000 ईस्वी तक। और यहां पर लें तो 1000 ईस्वी से कहां तक हो जाएगा, आज तक। तो ध्यान रखिए, भारतीय भाषाओं का इतिहास अगर हम देखें तो कहां से शुरू होता है, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 3500 साल पहले। अब देखिए प्राचीन भारतीय भाषाओं के इतिहास को अगर हम देखें तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन से भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक तो कौन से आती है, वैदिक संस्कृत, और एक आती है कौन से, लौकिक संस्कृत। यहां पर अगर हम देखें तो 2 हमारे पास है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय भाषाओं को अगर हम देखें तो ये प्राकृत के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, प्राकृत के नाम से। देखिए एक आती है प्रथम प्राकृत, एक आती है द्वितीय प्राकृत, एक आती है अपने पास कौन सी, तृतीय प्राकृत। कौन से आ गई, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत के नाम से कौन सी जानी जाती है, पाली जानी जाती है।
द्वितीय प्राकृत को सिर्फ क्या कहा जाता है? प्राकृत कहा जाता है। और तृतीय प्राकृत को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश कहा जाता है। तृतीय प्राकृत को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश कहा जाता है। तो ध्यान रखें, प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाएं। अब देखो कहां से चले? संस्कृत, वैदिक, वेदों में जो काम में ली गई, यहां पर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 1000 तक का समय यहां पर रहा। अब इसका समय देखें, क्या समय आया अपने पास इसका? इसके समय को अगर हम देखें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, इसका समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, और इस 1000 ईस्वी से जो यहां पर प्रारंभ आ जाती है, यह प्रारंभ हो जाती है हमारी कौन सी? हिंदी। अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे, हिंदी शब्द कैसे बना, हिंदी की कितनी उपभाषाएं, इसका विकास अपभ्रंश से हुआ तो कौन सी से हुआ। तो यहां पर अगर हम देखें तो बताओ कौन से आ गए? अपभ्रंश। तो ध्यान रखिएगा, एक विहंगम दृष्टि, एक बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाना चाहिए कि क्या है कि विश्व की भाषाओं का पारिवारिक मूलक वर्गीकरण जब हम करते हैं तो हमारा एक बहुरूपीय परिवार निकल कर आता है। बहुरूपीय परिवार की शतम से भारत ईरानी, और भारत ईरानी से भारतीय भाषाओं का विकास होता है। भारतीय भाषाओं का जब हम विकास देखते हैं तो हमें हिंदी का उद्भव देखना है, कहां से आया? तो हिंदी का उद्भव कहां से माना जाएगा? अपभ्रंश से माना जाएगा। किससे माना जाएगा? अपभ्रंश से हिंदी आई। ध्यान दीजिएगा, क्रमशः अगर हम देखें तो ध्यान रखिए, प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें, देखिए एक हमने भाषा की विशेषता पढ़ी थी, भाषा बहता नीर है। भाषा बहता नीर है, इसको हम स्पष्ट करते हैं और समझते हैं। बताए, पहले व्याकरण आती है कि पहले बोलचाल की भाषा आती है? सोचिए, इस संसार में कोई भी भाषा हो, पहले नियम बनते हैं कि पहले बोलचाल की भाषा आती है? पहले बोलचाल की भाषा आती है, और फिर नियम बंधने से क्या होता है? वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है। हमारे जो वेदों में संस्कृत थी, जो बोलचाल की संस्कृत थी, वो वेदों में चली आ रही थी। लेकिन जैसे पाणिनि, नाम सुना होगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी, सबसे पहले व्याकरण लिखे गए। जैसे भाषा को व्याकरण में बांध लिया गया, जैसे भाषा को व्याकरण में बांध लिया गया, तो बताओ वो थोड़ी सी मुश्किल होती गई। तो लोक भाषा, यहां पर लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत कब से प्रारंभ मानी जाती है? पाणिनि के अष्टाध्यायी से। अब हुआ क्या, जब व्याकरण में संस्कृत आबद्ध हो गई तो फिर वो उच्च रह गई, तो नीचे फिर जनभाषा, तो ये जनभाषा के रूप में आती रही और व्याकरण में आबद्ध हुई। एक आबद्ध हो गई, दूसरी जनभाषा बन गई, फिर वो आबद्ध हो गई तो वो बनती चली गई। ये निरंतर चलता रहा, प्रवाहमान रहे। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, और कौन से आ गए? हिंदी। तो देखिए, भारतीय भाषा का इतिहास अगर हम बात करें, हिंदी का उद्भव अगर हम बात करें, तो बहुरूपीय परिवार से हमें यहां तक जोड़ना है। और उधर अगर आकृति मूलक की बात करें तो आपको क्या रखना है? योगात्मक भाषा है, श्लिष्ट है, और फिर उसमें वियोगात्मक है। इतना सा याद रखना है। अब देखिए, हमारे पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में है हिंदी। हिंदी का हम यहाँ उद्भव और विकास देखेंगे, लेकिन पहले ये सारी भूमिका समझना नितांत आवश्यक था। क्यों आवश्यक था? क्योंकि हमें केवल विषय वस्तु को ही नहीं जानना था, क्योंकि हम इंटरव्यू देने जाएंगे, हमसे साक्षात्कार लिया जाएगा। जब साक्षात्कार लिया जाएगा तो वहां समझ पैदा होना है, रटना नहीं है, समझ पैदा होनी है। वही चीज यहाँ पर आती। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या निकली? हिंदी है। अब हम थोड़ी सी जानकारी किसके लेते हैं? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की। फिर जानकारी लेंगे हम पाली की, फिर लेंगे प्राकृत की, और फिर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे प्रश्न शुरू होते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन अगर हम विगत प्रश्न पत्रों को देखें तो प्रश्न कहां से शुरू होते हैं? यहां से शुरू होते हैं। तो हम अपभ्रंश को बड़े विस्तार से लेते हैं, इसकी व्याकरणिक विशेषताएं देखते हैं, इसका साहित्य देखते हैं, और हम बात करें इसके कवियों को हम लेते हैं, साहित्यकारों को लेते हैं, और किस तरह से इसमें विकार और इसके नाम हुए, साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने, भाषाविदों ने क्या क्या अध्ययन किया, हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम भाषा की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो भाषा संबंधी विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पर? प्राचीन भारतीय भाषाओं पर, जिसमें हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की। तो देखिए, अब हम सबसे पहले आते हैं वैदिक संस्कृत, प्राचीन, यहां पर विस्तार से लेते हैं। तो देखिए, पहला आता है हमारे पास कौन सा?
प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, विस्तार से लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय क्या माना गया? प्राचीन आर्य भाषाएं। और इस समय की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और इसी में अगर हम देखें तो ध्यान रखिए, यहां पर दो रूप अपने को देखने को मिलते हैं। एक कौन सी? वैदिक संस्कृत, एक आती है वैदिक संस्कृत और एक आती है लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत और एक कौन सी आती है? लौकिक संस्कृत। ठीक, अब हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले जो हम लेते हैं वो कौन सी आती है? वैदिक संस्कृत। कौन सी आती है? वैदिक संस्कृत। इसका मतलब क्या है? वह संस्कृत जिसका प्रयोग वेदों में किया गया, जिसका प्रयोग वेदों में किया गया, जिसका प्रयोग वेदों में किया गया। वेद 4 है, इसलिए संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप हमें कौन से वेद में मिलेगा? तो बताओ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब वैदिक संस्कृत को अगर आप देखें किस किस नामों से जाना जाता है, तो वैदिक संस्कृत तो वेद ही हो गई। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे वैदिकी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वैदिकी कहा जाता है। इसे छांदस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छांदस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन संस्कृत के नाम से। प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या रहा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आप जानते ही होंगे, निश्चित है। तो संस्कृत भाषाएं दो भागों में बांटी गई। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब देखिए, वैदिक संस्कृत नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका प्रयोग किसमें हुआ था? वेदों में। किसमें हुआ था? वेदों में। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत कहा जाता है। अब वेदों के बारे में क्या है? वेद किसने लिखे? तो वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय होते हैं। इसके संदर्भ में देखिए, वेदों को क्या कहा गया? वेद अपौरुषेय होते हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है इनकी रचना पुरुषों यानी मनुष्यों के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है। इसलिए संस्कृत को कौन सी वाणी भी कहा जाता है? संस्कृत को कौन सी वाणी भी कहा जाता है? देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत को कौन सी वाणी भी कहा जाता है? देववाणी भी कहा जाता है। और ऐसा मत दिया जाता है कि संस्कृत जो है देवताओं की वाणी थी और उनकी वाणी में ही हमारे ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो ग्रंथ लिखे गए तो वेद हुए, इसलिए वेदों को अपौरुषेय देवताओं के द्वारा रचित माना जाता है। इसलिए वेदों में इस भाषा का प्रयोग हुआ, इसलिए से कौन सी संस्कृत कहा जाता है? वैदिक संस्कृत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अब आती है वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी आती है? लौकिक संस्कृत। कौन सी आती है? लौकिक संस्कृत। अब देखिए, वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में दोनों में अंतर क्या था? इनका अंतर था पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में संस्कृत को व्याकरण के नियमों में आबद्ध कर दिया। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से पहले का समय वैदिक संस्कृत का माना जाता है, जिसमें वेदों की उपनिषदों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत का प्रारंभ कहां से माना जाता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय है, इसलिए से अष्टाध्याय। पाणिनि के अष्टाध्याय। और इनका समय लगभग क्या माना जाता है? 700 ईसा पूर्व। क्या समय माना जाता है? 700 ईसा पूर्व पाणिनि का समय माना जाता है।
इसको यहां पर लिख देता हूं मैं। तो इनका समय जो माना जाता है वह क्या माना जाता है, 700 ईसा पूर्व माना जाता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी के बाद क्या प्रारंभ होती है, लौकिक संस्कृत। इसके बेहतरीन उदाहरण क्या है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत किसमें लिखे गए, किसमें लिखे गए, रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए। और लौकिक संस्कृत किसमें आबद्ध थी, व्याकरण में आबद्ध थी, जबकि वह नहीं थी। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं, इससे आगे बढ़े हम तो दोनों में क्या समानता थी। देखिए, वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत में समानता, वैदिक संस्कृत और लौकिक में क्या समानता थी, तो ध्यान रखिए समानता को अगर हम देखें तो दोनों ही क्या है, दोनों भाषाएं ही श्लिष्ट योगात्मक थी। दोनों भाषाएं कौन सी थी, श्लिष्ट योगात्मक थी। कौन सी थी, श्लिष्ट योगात्मक थी, अर्थात विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, कालवाचक शब्दों को मिलाकर लिखे जाते थे। देखिए दूसरा अगर हम देखें, दोनों भाषाओं में ही 3 लिंग थे। दोनों भाषाओं में कितने लिंग थे, 3 लिंग थे। तीसरा, वाक्य में शब्द का स्थान निर्धारित नहीं था। वाक्य में शब्द का स्थान निर्धारित नहीं था, यह हम यहां पर देखते हैं। अब देखिएगा क्या विशेषता नजर आई, श्लिष्ट योगात्मक इसलिए कहा जाता है संयोग से वियोग की ओर, संयोग से वियोग, योगात्मक से वियोगात्मकता की ओर। भाषा की विशेषता में पढ़ा था हमने, 3 लिंग थे, हिंदी में कितने रह गए, 2 रह गए। वाक्य में शब्द का स्थान निर्धारित नहीं था, इसको समझिएगा, स्थान निर्धारित नहीं था। आज हमारी हिंदी में क्या होता है, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। अंग्रेजी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा निर्धारित नहीं है, कहीं भी कोई सा भी शब्द आ सकता है और शब्द में वाक्य का स्थान निर्धारित नहीं था। और चौथा, कितने कारक थे, 6 कारक। दोनों ही में कितने कारक थे, 6 कारक थे। दोनों में कितने कारक थे, 6 कारक थे। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में यह तो क्या हो गई, समानता हो गई। अब विषमता क्या है, तो यहां पर अगर हम देखें, यहां तो क्या आ गई, वैदिक व लौकिक संस्कृत में समानता अपने को देखने को मिली। कितनी समानताएं देखने को मिली, यहां पर 4 समानताएं देखने को मिली। कितने कारक थे, 6 कारक थे। यहां हमने देखा कितने कारक थे, 6 कारक थे। अब विषमता क्या है, अगर हम यहां पर वैषम्य देखें, एक चीज आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, वैषम्य में वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थी, जबकि लौकिक संस्कृत में इनकी संख्या 48 रह गई। यह आपको मुख्य रूप से याद रखना है। समानता आपने देखी और विषमता आपने देखी, ये चीज मुख्य रूप से आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ध्यान रखिए, भारतीय भाषाओं के इतिहास में हमारे पास आया सबसे पहले कौन सी, प्राचीन भारतीय भाषाएं। प्राचीन भारतीय भाषाओं के बाद हम चर्चा करेंगे कौन से, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास नंबर 2। नंबर 2 में कौन से आती है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय देखिए, अब क्या था, 500 ईसा पूर्व से लेकर
1000 ईस्वी तक का समय कुल 1500 का समय आया। इसको अगर हम देखें तो हमने देखा किस किस नाम से जाना गया। देखो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक ये जानी गई कौन सी? प्रथम प्राकृत। और प्रथम प्राकृत का मतलब क्या है? पाली है। प्रथम प्राकृत का मतलब क्या है? पाली है। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक जो है ये जानी जाती है किस नाम से? द्वितीय प्राकृत के नाम से जानी जाती है। इसका समय इसे द्वितीय प्राकृत है और इसको सिर्फ किस नाम से ही जाना जाता है? प्राकृत के नाम से जाना जाता है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक इसे किस नाम से जाना जाता है? तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। और इसे जो नाम दिया जाता है वो कौन सी है? अपभ्रंश है। अब हम तीनों को लेंगे। देखिए ये कौन से आ जाएगी? अ, ये कौन से आनी है? ब, और ये आनी अपने को स। पढ़ते समय क्रम ध्यान रहेगा, अ ब स। तो देखिए प्रथम प्राकृत के रूप में हम पाली पढ़ेंगे, द्वितीय प्राकृत का मतलब प्राकृत पढ़ेंगे और तृतीय प्राकृत का मतलब। अब एक प्रश्न हमारा बनता है, प्राकृत का मतलब क्या है? इसको समझते हैं। देखिए एक शब्द आता है प्रकृति। प्रकृति में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? अ। तो अप्रत्यय जुड़ते शब्द क्या बन गया? प्राकृत बन गया। अब प्रकृति का मतलब यहां क्या है? प्रकृति का मतलब यहां क्या है? स्वाभाविक। प्रकृति का मतलब यहां क्या है? स्वभाव है, स्वाभाविक। इसको समझना। क्या भाषा व्याकरण को देखकर चलती? बोलचाल की नहीं। बोलचाल की भाषा अपनी गति से बढ़ती है। बच्चा व्याकरण से नहीं सीखता है, वो अपने मन से ही भाषा को सीखता है। तो क्या होता है? दो भाग है हमारी भाषा के। एक होती है जो भाषा चलती जा रही है, चलती जा रही है तो इसे व्याकरण में बांध दिया। जो व्याकरण में बंध गई वो तो ठहर गई, लेकिन उसके नीचे नीचे दूसरी भाषा और जन्म लेती रही। जैसे संस्कृति, संस्कृत पाणिनि के अष्टाध्याय में बंध गई तो लौकिक संस्कृत आ गई। लौकिक संस्कृत के साथ जनमानस में जो भाषा चलती रही वो प्रथम प्राकृत कह रहा है। अब उस समय प्राकृत स्वाभाविक रूप से जो भाषा चल रही थी तो वो किस नाम से जानी गई? पाली के नाम से। फिर पाली के बाद जो नई भाषा फिर जनमानस में जन्म लेने लगी वो प्राकृत कहलाए। फिर इसमें विकार उत्पन्न हो गया, नए आ गए तो अपभ्रंश हो गए। तो जो जन भाषा चलती रही वो प्राकृत के नाम से जानी जाती है। और उस समय जिस उस प्राकृत भाषा को जो नाम दिया गया वह या तो पाली कहला, या अपभ्रंश कहला, या फिर प्राकृत ही रह गए। अब हम थोड़ा थोड़ा सा परिचय लेंगे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का। एक बार आप देख लीजिए इसे आराम से, इसे आप समझ लीजिए किस तरह से चला रहा है। दिमाग में इसकी फोटो कॉपी बननी चाहिए। फोटो कॉपी आपके पास बन गई तो आपको आसानी से क्या रहेगी? याद रहेगी। बिंब बन जाना चाहिए कि कहाँ से चले हम चले कहाँ से? याद करो, भारोप्य परिवार, शतम, भारत ईरानी। याद आया? भारत ईरानी से भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं को 3 भागों में बांटा, तो प्राचीन भारतीय भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर आते मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, 3 भागों में बांटा गया। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी से लेकर, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई मुझसे, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर कौन से आती है? 1000 ईस्वी तक अपनी क्या चल रही है? ये तृतीय प्राकृत चल रही है। ठीक, ये तो यहां तक हुआ। अब आगे आते हैं हम किस पर? प्रथम प्राकृत के रूप में किसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको? पाली। आ में आती है अपने पास पाली। हम बात कर रहे थे पाली यानी प्रथम प्राकृत की। किसकी बात कर रहे थे? प्रथम प्राकृत की। अब प्रथम प्राकृत के रूप में हमारे पास कौन से आती है? पाली आती है। अब पाली शब्द का प्रयोग हमें किस अर्थ में मिलता है ये समझने वाली बात है। देखिए अगर हम भाषा विज्ञान को उठाकर देखें और इतिहास को उठा के देखें, ऐतिहासिक ग्रंथों को उठाकर देखें, तो पाली शब्द का अर्थ प्रारंभ में भाषा के अर्थ में कतई नहीं होता था। हाँ बिल्कुल सही है कि पाली शब्द का प्रयोग पहले भाषा के अर्थ में नहीं होता था। तो किसके अर्थ में होता था? बुद्ध वचन के अर्थ में, अर्थात बुद्ध के जो वचन थे वही पाली कहलाते थे, बाद में भाषा के रूप में प्रयुक्त हो गए। देखो क्या है, प्रथम प्राकृत यानी पाली, जिसका समय अगर हम देखें क्या माना गया? बोलो, पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो यहां पर आता है 500 ईसा पूर्व से लेकर
1 ईस्वी तक का समय किस नाम से जाना जाता है? प्रथम प्राकृत या पाली के नाम से। प्रथम प्राकृत में पाली और अभिलेखी सम्मिलित है। देखो पाली तो है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं उसी पाली को अभिलेखी कहा गया और कुछ भी नहीं है। अशोक के शिलालेख जिस भाषा में लिखे गए वह अभिलेखी हो गए और कुछ नहीं है। तो पाली और अभिलेखी है। पाली शब्द देखना, पाली का जो अर्थ है, पाली शब्द का जो अर्थ है वह अगर हम देखें प्रारंभ में भाषा के अर्थ में नहीं, बुद्ध के वचन के रूप में होता था। इसलिए पाली भाषा का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। पाली भाषा का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, पाली भाषा का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। पाली शब्द के पुराने प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, पाली शब्द का प्रयोग पुराने अगर प्रयोग हम देखें तो भाषा के अर्थ में नहीं मिलते हैं। तो फिर किसके अर्थ में मिलते हैं और कहां मिलते हैं? ये देखें, पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शताब्दी, कौन सी शताब्दी? याद रखिएगा, कौन सी शताब्दी में? चौथी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? चौथी शताब्दी में लंका में लिखित, लंका श्रीलंका जिसे हम सिंघल कहते हैं, लंका में लिखित दीप वंश में हुआ है। किसमें हुआ है? दीप वंश में, जिसका इसका अर्थ क्या है? बुद्ध वचन। तो वापस देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम प्राकृत के रूप में कौन सी जानी जाती है तो आपका उत्तर क्या होगा? पाली। पाली एक तो पाली है और अभिलेखों में मिलती है, उसे अभिलेखी पाली कहते हैं, या फिर उसे प्राकृत पाली कहते हैं, या फिर उसे प्राकृत अभिलेखी कहते हैं। ये याद रखिएगा। पाली भाषा का संबंध कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से है। क्या पाली शब्द का प्रयोग, पुराने प्रयोग जो मिलते हैं वो किसके अर्थ में मिलते हैं? भाषा के अर्थ में नहीं। बताओ किसके अर्थ में मिलते हैं? बुद्ध वचन के अर्थ में मिलते हैं। कैसे प्रश्न बनेगा कि पाली भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो इनमें से कुछ भी उठाइए, वो आपको दे सकता है। ठीक, पाली शब्द अगर आप इंटरव्यू देने गए और मान लीजिए राहुल सांकृत्यायन आ गया, वहां बौद्ध धर्म आ गया, तो बौद्ध धर्म आ गया तो पाली तो आनी है। इसलिए ये सब जानना आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा, तो वहां जो दीप वंश चौथी शताब्दी में लिखा गया उसमें पाली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? बुद्ध वचन के अर्थ में हुआ। ऐसा आचार्य बुद्ध घोष ने भी उपयुक्त अर्थ में ही पाली शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाली शब्द का प्राचीन काल में प्रयोग किसके अर्थ में होता था? बुद्ध वचन के अर्थ में होता था। इसलिए पाली भाषा का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। यहां पर देखिएगा। ठीक, इससे में आगे बढ़ते हैं। क्या आता है अपने पास? प्रारंभ में पाली शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं हुआ था। सिंघल यानी श्रीलंका में आज भी इसे क्या कहते हैं? मागधी कहते हैं। इसे मागधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बौद्ध मगध साम्राज्य से इसका संबंध रहा, इसलिए आज भी मागधी के नाम से इसे श्रीलंका में जाना जाता है। हम लोग इसे पाली कहते हैं। अब आता है पाली शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में क्या मत है? हमें सर्वमान्य मत याद रखना है, फिर भी हमसे पूछा जा सकता है। श्री विदुशेखर भट्टाचार्य, यहां पर नाम याद रखिएगा, श्री विदुशेखर भट्टाचार्य। अगर हम यहां पर लें श्री विदुशेखर भट्टाचार्य का नाम आता है। श्री विदुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली का संबंध किससे है? पंक्ति से। सिर्फ इतना सा याद रखना, इन्होंने यहां पर किससे इसकी उत्पत्ति मानकर व्युत्पत्ति मानकर छोड़ दी? पंक्ति से। पंक्ति शब्द से पाली शब्द की व्युत्पत्ति किसने मानी? विदुशेखर भट्टाचार्य ने मानी। दूसरा नाम कौशाम्बी नामक एक बौद्ध विद्वान हुआ था। किस नाम का? कौशाम्बी नाम का एक बौद्ध विद्वान हुआ था जिसने पाली शब्द की व्युत्पत्ति, पाली शब्द की व्युत्पत्ति कौन से शब्द से मानी है? पालू शब्द से मानी है। कौन से शब्द से मानी? पालू। और पालू का शाब्दिक अर्थ क्या है? रक्षा करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रक्षा करना, अर्थात जिसमें बौद्ध धर्म के वचनों की रक्षा हुई, अर्थात बुद्ध के वचनों की, उपदेशों की रक्षा हुई। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। अर्थात वह भाषा जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों की रक्षा हुई, उनको रक्षित किया गया, अर्थात जिनमें वो सुरक्षित रहे, उसे क्या कहा गया? पाली कहा गया। तो पहली चीज, पाली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? पंक्ति शब्द से। किसने कहा? विदुशेखर भट्टाचार्य ने। पाली शब्द की उत्पत्ति पालू से। किसने कहा? कौशाम्बी नामक बौद्ध विद्वान ने कहा। लेकिन सर्वमान्य मत ये नहीं है, सर्वमान्य मत है ये वाला। सर्वमान्य मत ये है सबसे प्रामाणिक, जिसे अधिकांश विद्वान सही मानते हैं,
जिसे अधिकांश विद्वान पाली शब्द की व्युत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, और यह मत दिया भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा। सबसे प्रामाणिक मत भिक्षु जगदीश कश्यप का माना जाता है। उनके अनुसार पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर्याय शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? यह है पर्याय शब्द से हुई है। किसका पर्याय है? हम बोलते हैं पर्यायवाची, वैसे समझेगा। सबसे प्रामाणिक और सबसे ज्यादा जिस मत को स्वीकार किया जाता है वह है भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार पाली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पर्याय से हुई है। इसी मत को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। धम्म पर्याय, धम्म पर्याय जानते हैं, बौद्ध धर्म में धम्म आता है। धम्म पर्याय या पर्याय प्राचीन बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेशों के लिए मिलता है। बुद्ध के उपदेशों के लिए पर्याय मिलता है और उसी पर्याय से क्या बना? पाली शब्द बना। अब हम यहाँ क्या निष्कर्ष निकाले? कुल मिलाकर पाली शब्द का संबंध बौद्ध धर्म से है। सर्वमान्य मत यह है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति कौन से शब्द से? पर्याय शब्द से हुई। और पर्याय शब्द का संबंध किससे? बुद्ध वचनों से। इसलिए ध्यान रखिएगा, दीप वंश में भी, जो श्रीलंका का प्रमुख ग्रंथ है, जो श्रीलंका में लिखा गया, दीप वंश में भी पाली शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में न होकर किसमें हुआ? बुद्ध वचन के अर्थ में ही हुआ है। आचार्य बुद्ध घोष के द्वारा भी इसे बुद्ध वचन ही कहा गया है। श्रीलंका में पाली को आज भी भाषा के रूप में नहीं जाना जाता। वहां भाषा के लिए मागधी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतना अपने को याद रखना है। ठीक, इससे आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आता है कि पाली जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर आते हैं, ये हम लेते हैं। महत्वपूर्ण पाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास आते हैं। देखिए, पाली मूलतः किस प्रदेश की भाषा है, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यूं कहा जाए भारतीय नहीं, इधर अगर हम चले तो श्रीलंका, जापान, चीन, ब्रह्मा इत्यादि कई देशों में हुआ। इसलिए यहां पर एक मत नहीं है। पाली भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण, ये याद रखना, आपसे ये नहीं पूछा है कितनी ध्वनि है। पाली भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला। व्याकरण तो गई भाषा को शुद्ध करने वाली, और उसको जानने वाला क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। कच्चायन नाम याद रखिएगा। पाली भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कौन हुए? कच्चायन, जिन्होंने पाली में ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 41 मानी है। लेकिन पाली भाषा के दूसरे व्याकरण हुए मोगलान। कौन हुए हैं? मोगलान। यह मोगलान के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां थी? कितनी ध्वनियां थी? 43 ध्वनियां थी। और भोलानाथ तिवारी कितने मानते हैं? 47। अब आप कहेंगे सर हम क्या लगाएंगे, आपको ये याद ही नहीं करना है। इनमें से सिर्फ आपको याद करना है कि पाली भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कौन थे? कच्चायन। और कच्चायन न दे हो तो मोगलान लगाना है, बस यह आपको लगाना है। एक छोटी सी चीज हम याद देख लेते हैं, पाली भाषा में कुल कितने स्वर थे? 10। ये आपको याद रखना है, ये 100%। पाली भाषा में कुल कितने स्वर थे? 10 स्वर थे। तो बताओ ये किसके संदर्भ में आ गया? पाली भाषा के संदर्भ में। अब देखिए, एक छोटी सी बात हम याद देख लेते हैं। अभिलेखी पाली या प्रथम प्राकृत आती है। प्रसिद्ध भारतीय सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनता के लिए तत्कालीन बोलचाल की भाषा, मैंने कहा था जो चल रही है वो बोलचाल के भाषा में अपनी धार्मिक शासनिक आज्ञाएं और सूचनाएं अंकित करवाई थी। इन्हीं अभिलेखों की भाषा को अभिलेखी प्रथम प्राकृत, अभिलेखी अशोक की प्राकृत कहते हैं। तो ये तो एक सामान्य सा अभिलेखी का मतलब याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख जिस भाषा में लिखे गए वो अशोक की प्राकृत या अभिलेखी प्राकृत या पाली के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने क्या कहा? हिंदी भाषा का उद्भव विकास हम पढ़ रहे, उद्भव निकाल कर लाए। बहुरूपीय परिवार, भारत ईरानी, भारत ईरानी से क्या आ जाएगा? भारतीय भाषाएं। फिर हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय भाषाओं में हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जाना। फिर आए मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में आज हमने बात की किसकी? मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में हमारे पास आ गई कौन सी? पाली। अब पाली के बाद हमारी दूसरी आती कौन सी? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा। ठीक, इसको पढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे थे द्वितीय प्राकृत की। प्रथम प्राकृत के रूप में हमने क्या पढ़ी? पाली को पढ़ा। और पाली के लिए बुद्ध वचन याद रखिएगा, पाली के लिए प्रारंभ में बुद्ध वचन बाद में भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा।
अब देखिए भाषा परिवर्तनशील होती है, क्षेत्र वही रहता है, लेकिन अब वो द्वितीय प्राकृत के रूप में समय क्या आया, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी। प्रथम प्राकृत को पाली कहा गया, अभिलेखी पाली कहा गया, अभिलेखी प्राकृत कहा गया। द्वितीय प्राकृत के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। द्वितीय प्राकृत के लिए सिर्फ किस शब्द का प्रयोग किया गया, प्राकृत शब्द का प्रयोग किया गया। ये जन भाषा की, जन समुदाय की भाषा थी, जनमानस की भाषा थी। तो द्वितीय प्राकृत के लिए आपको कोई दूसरा शब्द नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। द्वितीय प्राकृत के लिए प्राकृत शब्द का ही प्रयोग किया गया, जबकि प्रथम प्राकृत के लिए पाली शब्द का प्रयोग किया गया था भाषा वैज्ञानिकों ने। अब देखो पाली जो थी वह भी भारत में बोली गई, तो प्राकृत भी भारत में बोली गई। अब देखो भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृत के अनेक भेद किए गए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने मुख्य भेद है भाषा वैज्ञानिक स्तर पर, अर्थात भाषा विज्ञान में द्वितीय प्राकृत के कितने उपभेद किए गए, तो आपका उत्तर क्या होगा, 5। कितने उपभेद किए गए, 5। देखो शोरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। अब बहुत सारे विद्यार्थी मन में सोचेंगे सर ये तो अपभ्रंश में आते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। बताओ चीज तो वही है, हिंदुस्तान तो वही है आज भी। बताओ यहाँ संस्कृत भी बोली गई, पाली भी बोली गई, प्राकृत भी बोली गई, तो अपभ्रंश भी यही बोली जाएगी। तो जब 1 से लेकर 500 ईस्वी तक के समय में इसे शोरसेनी प्राकृत किया गया, पैशाची प्राकृत कहा गया, अर्धमागधी प्राकृत कहा गया, मागधी प्राकृत कहा गया और महाराष्ट्रीय प्राकृत कहा गया। जैसे हम 500 से 1000 ईस्वी में आएंगे, ये क्षेत्र पहले प्राकृत का था, अब 500 से 1000 तक अपभ्रंश में आ जाएगा और उसी से हम हिंदी और हिंदी की बोलियों का विकास पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए द्वितीय प्राकृत के लिए प्राकृत शब्द का ही प्रयोग किया गया। भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृत के मुख्य कितने भेद किए गए, 5। ये पांचों नाम आपके पास है। पहला है शोरसेनी प्राकृत, दूसरा है पैशाची प्राकृत, तीसरा है अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत आता है। अब हम आते हैं सबसे पहले कौन सा, शोरसेनी प्राकृत के लिए। देखिए शूरसेन कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, मथुरा को। शूरसेन कौन से प्रदेश को कहा जाता है, मथुरा को कहा जाता है। इसलिए उस क्षेत्र विशेष, और मथुरा हमारे भारत में मध्य में पड़ता है, इसलिए इसे मध्य देश की भाषा भी कहते हैं। तो देखिए शोरसेनी प्राकृत मूलतः मथुरा यानी सूरसेन के आसपास की बोली थी। बताओ कहां के आसपास की बोली थी, सूरसेन के आसपास की बोली थी। इसका विकास बताओ पहले क्या थी, पाली, पाली से इसका विकास हुआ होगा, ये प्राकृत हो गया, इसी से अपभ्रंश आ जाएगी। तो इसका विकास वहां की पाली युगीन बोली से हुआ, ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मध्य देश जो मथुरा पड़ता है वो मध्य में पड़ता है हमें भारत के नक्शे में, इसलिए मध्य प्रदेश नहीं लगाना है। मध्य देश भारत के मध्य में होने के कारण संस्कृत की भाषा उस काल की परिनिष्ठित भाषा माना जाता है, उस काल की परिनिष्ठित शुद्ध परिष्कृत भाषा माना जाता है। तो ध्यान रखिए पांचों प्राकृतों में जो हमने प्राकृत की 5 बाकी, उन पांचों प्राकृतों में परिनिष्ठित भाषा कौन सी मानी जाती, शोरसेनी प्राकृत मानी जाती है। और इसका प्राचीनतम रूप में अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। इसका प्राचीनतम रूप में कहां मिलता है, अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। दूसरा देखो अगर हम बात करें तो हमारे संस्कृत के बाद, संस्कृत कालीन साहित्य के बाद 2 धर्म जन्म लेते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का साहित्य लिखा गया पाली भाषा में और जैन धर्म का साहित्य लिखा गया प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो ध्यान रखिए दिगंबर जैनों ने, दिगंबर जैन धर्म में 2 इसके संप्रदाय है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, ये याद रखिएगा। दिगंबर जैनों ने अपने धार्मिक ग्रंथ किसमें लिखे, शोरसेनी प्राकृत में लिखे। ऐसे ग्रंथों की भाषा को दिगंबर शोरसेनी कहा गया। तो ध्यान रखिएगा दिगंबर शोरसेनी कहा गया, अर्थात प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा गया। मोटे तौर पर आप ये याद कर लीजिए। लेकिन अगर उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ दिगंबर जैन मुनियों ने या दिगंबर जैन धर्म अनुयायियों ने अपने सांप्रदायिक साहित्य को किसमें लिखा, तो आपका उत्तर होगा प्राकृत में। प्राकृत में भी कौन सा, शोरसेनी प्राकृत में लिखा गया। शोरसेनी प्राकृत उस प्राकृत की 5
वर्गों में सबसे ज्यादा शुद्ध परिनिष्ठित थी कौन सी? शौरसेनी प्राकृत। ठीक है, अब यह अपने समय की सर्वाधिक अभिजात्य भाषा थी। इसका मतलब क्या है? अभिजात में अप्रत्यय, अर्थात जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे, जो लोग श्रेष्ठ थे, उन लोगों की ये भाषा थी और श्रेष्ठ थे, और श्रेष्ठ भाषा का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। जो उच्च वर्ग था वह इसी भाषा का प्रयोग करता था। तो ध्यान रखिए, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत के नाम से जाना जाता है। इसका समय है कौन सा? तो हमने कहा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक समय माना जाता है। भोलानाथ तिवारी ने इसके कितने उपभेद किए? 5 है। 5 में पहला कौन सा आता है? शौरसेनी प्राकृत कहा जाता है। इसे शौरसेनी क्यों कहा गया? क्योंकि सूरसेन या मथुरा के आसपास इसे बोला जाता है। ये पाली युगीन उस समय की भाषा से विकसित हुई संस्कृत की भाषा, यह परिनिष्ठित भाषा थी। इसका प्राचीन रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। दिगंबर जैनों ने अपने साहित्य में इसका प्रयोग किया और अभिजात्य भाषा थी। उच्च वर्ग इस भाषा का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। एक निगाह आप देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, यह तो आपने देखा। तो प्राकृत की 5 जो हमने भाषा उपभाषाएं या बोलियां चुनी, उनमें से हमारे पास कौन सी आती है? शौरसेनी पहली। दूसरे आगे बढ़ते हैं। दूसरी आती है पैशाची प्राकृत। नाम से ऐसा लगता है जैसे भूतों की भाषा हो। किसकी भाषा हो? भूतों की भाषा हो, इसलिए इसके नाम बड़े अटपटे से हैं। आप देखिएगा, इसे पैशाची की क्या कहा जाता है? पैशाची की इसे कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसे पैशाची क्या कहा जाता है? पैशाची का कहा जाता है, ग्राम्य भाषा कहा जाता है। और भ्रम के कारण इसे भूत भाषा, भूत वचन, भूत वाणी आदि नाम दिए गए। इसे पैशाची किया, पैशाची की, पैशाची का ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। पैशाची में साहित्य नहीं मिलता, इसका साहित्य नहीं के बराबर है। ये बस इतनी सी 2 बातें याद रखिएगा पैशाची के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? पैशाची के संदर्भ में आपको 2 बातें याद रखनी है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये भूत भाषा जो यहां पर है, तो पैशाची भ्रम के कारण नाम दिया गया। अब देखिएगा, मध्य देश इसका क्षेत्र था। कौन सा? मध्य देश। लेकिन इसका क्षेत्र निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है। इसे भूत भाषा किसने कहा? तो नाम याद रखिएगा बिल्कुल। संस्कृत आचार्य इसे दंडी ने क्या कहा? भूत भाषा का है। संस्कृत आचार्य दंडी ने इसे क्या कहा? भूत भाषा का है। साहित्य नहीं के बराबर में, क्षेत्र को लेकर विवाद है। अब महाराष्ट्रीय प्राकृत आती है। इस प्राकृत का मूल स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कोई समस्या नहीं, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो जाएगी। हाल कवि सतसई, एक प्रश्न बनता है हमारा, सतसई परंपरा का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो हाल कवि के द्वारा लिखित। किसके कवि के द्वारा? यहां रखिएगा, हाल कवि के द्वारा लिखित गाहा सतसई से माना जाता है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में। ये तो हम सब जानते हैं। सतसई परंपरा का प्रारंभ कहां से माना जाता है? हाल कवि के द्वारा लिखित गाहा सतसई से माना जाता है। ये गाहा सतसई कौन सी भाषा में लिखी गई? प्राकृत भाषा में। लेकिन प्राकृत भी कौन सी? तो प्राकृत भी आपको कौन सी याद रखनी है? महाराष्ट्रीय प्राकृत। कौन सी प्राकृत? महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इससे आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, याद रहेगा महाराष्ट्रीय प्राकृत। आगे बढ़ते हैं, आइए। अर्धमागधी अपभ्रंश। देखो, अभी हम जब अपभ्रंश पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भूमिका के रूप में मैं आपको परिचय बता रहा हूं।
इसका क्षेत्र मागधी और सौर श्रेणी के मध्यता में, मानचित्र से आपसे पढ़ाऊंगा तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। इसका क्षेत्र मागधी और सौर श्रेणी के मध्य है, इसलिए इसे अर्धमागधी कहा जाता है। प्राकृत का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में, तो प्राकृत डायरेक्ट रखिए, अगर पाली आए तो बौद्ध और प्राकृत आए तो जैन साहित्य में हुआ। और जैन मुनियों ने अर्धमागधी के लिए आर्ष, आर्षी और आदि भाषा का प्रयोग किया है। जैन मुनियों ने अर्धमागधी के लिए आर्ष, आर्षी, आदि भाषा, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया है। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने अर्धमागधी प्राकृत को चरों, विचरण करने वाले यानी गुप्तचरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है। याद रखिएगा, अर्धमागधी को किसने गुप्तचरों गुप्तचरों या चरों, सेठों, राजपुत्रों की भाषा कहा है, तो किसने कहा है? साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने। वापस देखिए, अर्धमागधी, जब हम अपभ्रंश पढ़ेंगे तो पूर्वी हिंदी यहीं से विकसित होगी। इसका क्षेत्र मागधी और सौर श्रेणी के मध्य है, इसलिए इसे अर्धमागधी कहा गया। प्राकृत का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ। जैन इस प्राकृत का अर्धमागधी, जैनियों ने अर्धमागधी के लिए आर्ष, आर्षी, आदि भाषा शब्दों का प्रयोग किया है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने अर्धमागधी प्राकृत को चरों, सेठों, राजपुत्रों की भाषा कहा है। यह आपको महत्वपूर्ण रूप से क्या करना है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो 5वां भेद प्राकृत का आता है मागधी, मगध, बिहार, पाटलिपुत्र। यह आता है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना और मगध क्षेत्र को बिहार कहा जाता है। मागधी का मूल आधार मगध के आसपास की भाषा है। श्रीलंका में पाली को ही क्या कहा जाता है? मागधी कहा जाता है। संस्कृत के नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र, देखो कैसे होते हैं, एक राजा महाराजा होते हैं, अभिजात्य वर्ग के होते हैं, एक होते हैं सेवक, जो कौन से कहलाते हैं? निम्न पात्र कहलाते हैं। निम्न श्रेणी के पात्र होते, वो कौन सी का प्रयोग करते थे? मागधी प्राकृत का प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत आए। अब देखिए, सार रूप में मैं आपको बता रहा हूं, सार रूप में क्या है? सबसे पहले संस्कृत आई, फिर संस्कृत में हमारे पास कौन से आए? पाली आई, और फिर कौन से आ गई? प्राकृत आ गई। प्राकृत के हम यहां पर देखते हैं, पाली, प्राकृत। अब हम आगे बढ़ेंगे किससे? अपभ्रंश। कौन से आती है? अपभ्रंश। तो ध्यान रखिए, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, और फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे अपभ्रंश। तो ध्यान दीजिए, आज हमने किसके बारे में पढ़ा? हिंदी भाषा का उद्भव हमने देखा। हम उसको वैदिक और लौकिक संस्कृत से लेते हुए मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में पाली और प्राकृत तक हमने पढ़ा। ठीक, अब हम अगली कक्षा में अपभ्रंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। धन्यवाद।